जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए गजेंद्र सिंह शेखावत का। सेंट्रल मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। शेखावत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संबोधन दिया और उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी 2.0 है उसको एक उत्सव के रूप में, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक फेस्टिवल के रूप में बनाने का अनुरोध किया समूचे देश से। हाउ बिग इज दिस? देखिए, शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को। लंच के बाद में पॉलिटिकल सेशन रखना मुझे लगता है सबसे अच्छा था, क्योंकि लंच के बाद में किसी कॉन्फ्रेंस में मंच पर बैठने वाले लोगों की दोहरी चुनौती होती है। मैं जब स्टूडेंट लीडर था उससे पहले भी बहुत बार बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम्स में मुझे मंच के सामने बैठने का अवसर मिला। तब एक ही चुनौती होती थी कि अपने आप को जगाए रखना, ताकि कैमरा कहीं घूमे और आप सोते हुए कैद न हो जाओ। लेकिन अब जब मंच पे होते हो तब खुद को भी जगाए रखना होता है और सामने वालों के ऊपर भी। और मुझे एक बात याद आई, पार्लियामेंट में किसी को आप लोगों ने पकड़ लिया था सोते हुए। तो देखिए, पार्लियामेंट में स्वाभाविक है, एक सांसद, मैं जानता हूं एक लोकसभा का सांसद होने के नाते कितना काम करना पड़ता है, शायद मुझे लगता है कि सामान्य लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं यदि मेरा कहूं तो मैं साल में लगभग 150 से ज्यादा रात मेरे शहर और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है उसमें गुजारता हूं। मतलब एक बेडरूम में एक बिस्तर पे अगर मैं अधिकतम रात कहीं सोता हूं एक साल में, पिछले इतने इतने सालों से, तो वो मेरी मंडोर एक्सप्रेस की ट्रेन है। अब एक सांसद बेचारा सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है, रात को 1 बजे तक लोगों से बात करता है, रात को 2 बजे लोगों का फोन उठाता है। उसको कहीं दिन भर के पार्लियामेंट में बैठे हुए एक आध झपकी आ जाए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है, जीएसटी रिफॉर्म्स केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है जी। जीएसटी रिफॉर्म्स केवल मात्र एक करों में राहत जितना विषय नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, जो यूपीए के समय बेपटरी हुई थी, उनके लोन देने की कल्चर के चलते हुए जिस तरह से हमारे बैंक बर्बादी के कगार पर थे, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में खड़ा किया गया था, वहां से लाकर के आज भारत कड़े और बड़े फैसलों के आधार पर, लोकहित और देश हित में लिए गए निर्णयों के आधार पर आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4 साल से लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश का कर संचय का बेस जो है ब्रॉडन होकर के 2.5-3 गुना बढ़ गया है। देश का टैक्स कलेक्शन 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए पर मंथ के बीच में जब जीएसटी लागू हुआ था तब था, वहां से लेकर के आज 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गया है। ये देश के लिए उन सारे फैसलों और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति की परिणति है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले के प्राचीर से देश 2 बार दिवाली मनाएगा, देश दिवाली से पहले दिवाली के मोड में आ चुका है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक टर्म को यूज किया, न्यू मिडिल क्लास। उसमें सरकार का संदर्भ क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण से पहले, 2014 से पहले, गरीबी हटाओ इसको एक नारे की तरह या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। लेकिन देश में गरीबों की संख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। पहली बार किसी ने व्यावहारिक तौर पर काम करते हुए देश में गरीबी और गरीबी से जुड़े हुए विषयों को एड्रेस करने पर काम किया। योजनाओं का ही केवल निर्माण की नहीं किया, अपितु योजनाओं को 100% सैचुरेशन के दृष्टिकोण से धरातल पर उतारा जी। मूलभूत आवश्यकताओं की, मूलभूत विषयों की चुनौती से जूझते हुए समाज को उनसे बाहर निकाल करके देश के लिए एक असेट साइड में ला करके खड़ा किया। और उसका परिणाम था, नीति आयोग के आंकड़े उठा करके देख लें, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठा करके देख लें, देश की दुनिया के दूसरे इकोनॉमी का
एनालिसिस करने वाले ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के आंकड़ों को उठा करके देख लें, मीडिया के वर्टिकल्स पे उठा करके देख लें, कुछ आंकड़ों में अंतर हो सकता है। कहीं 20 करोड़ होगा, कहीं 22 करोड़ होगा, कहीं 25 करोड़ होगा, कोई 30 करोड़ की बात कर रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा तबका ऐसा है जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके अब मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। वो न्यू मिडिल क्लास है। तो दैट इज एस्पायरिंग क्लास ऑफ आवर कंट्री। ओके, आप कह रहे हैं जो मिडिल क्लास और एक दूसरी क्लास के बीच में वो न्यू मिडिल क्लास है? नहीं जी, नई कोई क्लास नहीं है। मिडिल क्लास में जो नए लोग एंटर हुए हैं, दैट इज न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, एक इसकी पॉलिटिकल साइड है, और पॉलिटिकल साइड ये है कि बीजेपी का, जब से बीजेपी का जन्म हुआ तब से मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है नेशन वाइड, स्पेशली अगर हम पूरे देश की बात करें अटल जी, अडवाणी जी के युग से। उस मिडिल क्लास को 10 साल में बीजेपी की सरकार देने का बहुत प्रयास कर पा रही थी, लेकिन दे नहीं पा रही थी। इसीलिए इनकम टैक्स में भी राहत दी है, और इसीलिए जीएसटी में भी इतनी बड़ी राहत देने का प्रयास हुआ है, और इसका एक हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। दिल्ली इलेक्शंस में आपने अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिग्गज को चुनाव हरवा दिया, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार गई। इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है शेखावत जी। इसको देखिए, हर निर्णय की में राजनीति खोजना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ विषय है जी। हमारे मन में नहीं होगा तो मीडिया के साथ ही आप लोग खोज देंगे, और आप लोग खोज करके हमारे सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों को सुझा देंगे, और वो उसका तंदूरा बजाने लगेंगे। नहीं, हम नहीं समझा रहे, या वो बजाने लगेंगे तो आप उसको दिखाने लगेंगे, वैसी वर्षा दोनों हो सकता है। देखिए, मोदी सरकार के फैसले राजनीतिक स्वार्थ और हितों को लेकर के नहीं किए जाते। वहां मंत्र है देश हित सर्वोपरि, दल का हित उसके बाद में, और उसके बाद में कहीं व्यक्ति या कहीं किसी और का हित आता है। इसीलिए देश का हित लेकर के जब फैसले करते हैं, देश की जनता प्रतिसाद के रूप में जो है वो राजनीतिक दायित्व देती है, सफलताएं देती है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन डायरेक्ट राजनीतिक के लाभ से और राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसले जिन्होंने किए थे, वो आज देश की राजनीति में हाशिए पर सिमट करके खड़े हो गए। नहीं, जब ऑपोजिशन के नेता बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा तो समय निकल जाएगा सवाल में, वो कहते हैं कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेला गया है। दैट्स अनदर वर्जन। व्हाट्स योर टेक? मैं याद दिला देता हूं, डिमोनेटाइजेशन जब होने वाला था, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे जी। पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा उस समय कैसी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन हुआ क्या था। मैं फिर कहूंगा, हर विषय को राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करना, उस लेंस से देखने की कोशिश करना, और माइक्रोस्कोप लगा करके उसमें राजनीति ढूंढना, और उसकी आलोचना करके अपने राजनीतिक स्वार्थों या महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के प्रयास पहले भी होते रहे। इस 10 साल के कालखंड में लगातार इस तरह के प्रयास किए गए, एक बार पहले भी विफल हुए, एक बार फिर विफलता होगी। अच्छा, इसके अंदर एक आंकड़ा है, वो ये है कि ये जो नई स्लैब रेट्स आई हैं जीएसटी की, इसके बाद 85% गुड जो हैं वो लगभग और वस्तुएं हैं, सर्विसेज हैं, गुड सर्विसेज हैं, ये अब 5% टैक्स के दायरे में आएंगे, और इससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। क्या आपको लगता है कि वो सारा, सरकार का एजम्पशन ये है कि जो बचत होगी वो पैसा दोबारा सिस्टम में आएगा? दैट्स योर बिलीफ? देखिए, हालांकि जो 2 इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब्स की बात करें हम, 12% की, या 12 और 18 दोनों को जोड़ करके अगर उससे हम टैक्स रिडक्शन हो उसकी बात करें, तो 95% गुड्स जो है इन दोनों स्लैब में थे, उनका टैक्स रेट कम हो गया है। 28% स्लैब में थी, उसमें भी लगभग 85% का आंकड़ा जो है वो ये दिखाता है कि वहां टैक्स रेट कम हो गया है। हर एक आदमी के, आपके, मेरे सामने बैठे आपके दर्शक, जब के घर में जितनी भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जी, खेत में काम करने वाले किसान से लेकर के और बंबई के बड़े आलीशान घर में रहने वाले तक, सबके, हर एक के जीवन की उपयोग की वस्तुओं को जो है वो टैक्स स्लैब कम करके 0 से 5% के बीच में लाया गया है जी। जब बचत होती है, मैंने जब इनकम टैक्स का स्लैब चेंज किया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में जब ये तय कर दिया था कि 12 लाख रुपए तक देश में किसी भी नागरिक पर 0 इनकम टैक्स होगा, तब भी मैंने जो बात कही थी मैं आज फिर दोहराता हूं। देखिए, जब टैक्स का बोझ कम होता है तो निश्चित रूप से जेब में पैसा बचता है। जब जेब में पैसा बचता है तो आदमी मार्केट में जाके या तो निवेश करेगा या खर्च करेगा।
दो ही काम करेगा। दोनों में सरकार का लाभ है, निवेश करेगा तो भी सरकार का लाभ है, और जो है अगर जाकर के मार्केट में खर्च करता है, चाहे वो अपने घर में कुछ सामान खरीदने के लिए, संसाधन खरीदने के लिए, गैजेट्स खरीदने के लिए खर्च करे, या पर्यटन के लिए, पर्यटन उसका ऑटोमेटिकली एक बड़ा बेनिफिशियरी होता है। और हम सब ने देखा है जिस तरह से इकोनॉमी ने ग्रो किया, जिस तरह से टैक्स बेस कम हुआ, आज भारत का डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बेतहाशा बढ़ रहा है। पिछले एक साल में 294 करोड़ यात्राएं इस भारत में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने की है। और आप ही देख ही रहे हैं, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल मंदिर बनने से पहले जो महाकाल लोक का निर्माण किया पिछली सरकार के समय में, शिवराज सिंह जी और देश की सरकार ने मिलकर के, महाकाल लोक बनने से पहले उज्जैन में टोटल शिवरात्रि को छोड़ करके टोटल तो जो है दर्शनार्थी जाते थे वो लगभग 20 लाख के आसपास होते थे। और अभी शिवरात्रि को छोड़ करके एवरेज अगर निकालें तो हर सप्ताह का लगभग 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो 25 गुना वृद्धि हुई है, ये केवल महाकाल लोक बनने से नहीं हुई है, वहां सुविधा उसके कारण से बढ़ी है, लेकिन देश के लोगों के पास खर्च करने के लिए जेब में पैसा है। इसलिए आप हर सीजन के समय ओवर टूरिज्म की जो है स्टोरीज आप लोग सब चलाते हो, शिमला में भीड़ है, मसूरी में भीड़ है, नैनीताल में पांव रखने की जगह नहीं है, देश के किसी भी मंदिर में जगह नहीं है, किसी भी तीर्थ पर्यटन स्थल पर जगह नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और देश के लोगों की जेब में पैसा बच रहा है। हमने महाकुंभ में देखा, मैंने खुद विटनेस किया है कि कितने लोग वहां जा रहे थे। एक जो हिंदू तीर्थ स्थानों पर भीड़ बढ़ी है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हिंदू चेतना भी जगाई है। तो कहीं ना कहीं जेनजी में भी, जेनजी की बड़ी बात हो रही है, तो एक उनमें फोमो हो जाता है कि हम नहीं जा रहे तो वी आर मिसिंग आउट समथिंग। आई विल गेट इनटू दैट आल्सो, बट जीएसटी की बात अगर हम करें तो इन रिफॉर्म की अभी आवश्यकता क्या थी? इकोनॉमी ने ऐसा क्या सिग्नल दिया था? व्हाट्स योर व्यू? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मैंने प्रारंभिक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब जीएसटी लागू हुआ था उससे पहले के परिप्रेक्ष्य में चाहिए, अनेक तरह के टैक्स, देश में अलग अलग तरह के टैक्स स्लैब्स, हर राज्य की अपनी टैक्स संरचना, और लगभग 18 तरह के ऐसे टैक्स जो सिमिलर टैक्सेस सब जगह थे, इसके स्लैब्स अलग अलग हो सकती थी, हर राज्य में थे। मैन्युफैक्चरर परेशान था, उपभोक्ता परेशान था, टैक्स ओवर टैक्स के कारण से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, उसके कारण से जो है आम जन को, उपभोक्ता को वस्तुएं महंगी मिलती थी। जी, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, विपक्ष ने बहुत सारे, विपक्ष की नेतृत्व वाली सरकारें थी, उन्होंने बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की। आज इस जगह पे खड़े होकर और बैठ के धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री के, उन्होंने उनके निर्णय का और उनके साहस का, उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा और किसी राज्य को अगर नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी, और हमने की। आप जब प्रारंभ में 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उस समय पहले 6 महीने का एवरेज टैक्स कलेक्शन देखिए, वो 60-70 हजार करोड़ के बीच में एक महीने का था। जी जी जी, ऑल टाइम हाई 2,34,000 करोड़ को छोड़ दूं, लेकिन अभी भी पिछले 6 महीने का टैक्स कलेक्शन उसी जो है रेस्पेक्टिव 6 महीनों का ही अगर मैं निकालूंगा तो 2 लाख करोड़ रुपए। ये जो इकोनॉमी ने ग्रोथ की, क्योंकि हमने टैक्स एक किया, मार कम हुई, लोगों के पास पैसा पड़ा, हमने साहसिक निर्णय लिए, देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले निर्णय लिए, हमने देश में करदाताओं के बेस को ब्रॉडन अप किया। लेकिन पहले थोड़े से करदाता बहुत सारा बोझ उठाते थे, अब बहुत सारे करदाता मिलकर के थोड़ा थोड़ा बोझ उठाते हैं। ये जब काम करना शुरू किया, इसके अतिरिक्त ईमानदारी से जो है टैक्स असेसमेंट को शुरू किया, टैक्स कलेक्शन को शुरू किया, आज उसका परिणाम ये हुआ कि देश की सरकार टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स घटा करके देशवासियों को सौगात दे पाई। तो एक सिग्नल इकोनॉमी ने क्या दिया, उस लाइन में आप क्या बोलोगे? वन लाइन में कि एक नहीं, एक का अधिक 2,34,000 करोड़ रुपए देश की सरकार के पास में एक महीने का हाईएस्ट कलेक्शन अगर होता है, 60,000 करोड़ से यात्रा इकट्ठी होकर शुरू होकर के 2,34,000 करोड़ रुपए की दिखता है। मुझे लगता है ये निर्णय पर्याप्त है। ग्लोबल और इसके अतिरिक्त देश की जनता पर कर का बोझ कम करने से देश की मैन्युफैक्चरिंग और विशेष रूप से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो बेनिफिट होता है, देश की मेक इन इंडिया स्पिरिट को फायदा होता है। ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए देश की सरकार को ये निर्णय करना। ये पॉइंट है, ये तो सब पहले भी हो रहा था, अब क्योंकि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये फैसला लिया। कोई आदमी अगर दौड़ना शुरू करे 400 मीटर की रेस में, जी,
और वो 400 मीटर की फिनिश लाइन पे जाकर के बहुत तेजी के साथ में 3-4 कदम भर के दौड़े और फिनिश लाइन पे जीत जाए, क्या आप उससे ये प्रश्न करोगे कि दौड़ तो आप पहले भी तेज रहे थे, आज अभी लास्ट में जाकर के आपको 4 कदम क्यों दौड़ना पड़ा? तो आप तय कर दीजिए सब। तो चलिए मैं जीएसटी की पॉलिटिक्स पे बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने करवाया है, राहुल गांधी की वजह से सब कुछ हुआ है। फाइनली मोदी जी को राहुल गांधी की सुननी पड़ी, मोदी कैबिनेट को सुननी पड़ी। आपने ठीक से तो सुना था? नहीं, यही बोला है, जो बोला है मैं बता रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता आजकल ऑफ द कैमरा तो ये कहते हैं कि ये सब राहुल गांधी का किया धरा है, ये जो दुर्दशा है, दुर्गति है, ऐसा कहते हैं। जितने मेरे मित्र हैं, मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं तो वो ऐसी बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सुना है आपने? वरना जीएसटी को लेकर के, जब जीएसटी लागू हुई तब से लेकर के आज तक हर मंच पे खड़े होकर के उन्होंने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो है ये देश का शोषण है। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, देश के उपभोक्ताओं के जेब खाली कर देगा। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, उनको भी पता है कि नहीं बनेगी, लेकिन जब कभी भी बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। अब जब देश की जनता दिवाली मना रही है, खुशियों के चरम पर है, तब अपनी खीज मिटाने के लिए वो राहुल गांधी जी को श्रेय देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए वैसे तो सोर्स बताना चाहिए, लेकिन मैं सोर्स बता देता हूं। जयराम रमेश लिखते हैं, ही राइट्स कि हमने जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2.0 की मांग कर दी थी। ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र का में भी प्रमुख वादा था। आज उसी वादे को निभाया गया है। आप 2024 के उनके पॉलिटिकल भाषण हर मंच के उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम जीएसटी खत्म कर देंगे। जो खत्म करने की बात थी वो राहत की चाव के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। ये आज ही सुबह का है। अमीश भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास में गांधी परिवार की तारीफ करने के अलावा या उनको हर चीज का क्रेडिट देने के अलावा उनके पास में और है भी क्या? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, तो तभी तो उनके पास में और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। तो आप कह रहे हैं उनकी अपनी कोई क्षमता ताकत नहीं है? ये आप मुझे मत पूछिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। देश के 140 करोड़ लोगों से नींद में से उठा करके पूछोगे, वो भी बता देंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का होगा। जी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली करके गब्बर सिंह टैक्स लगाया था। 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं। अब फाइनली इन्होंने बात मानी है, वो भी यही लिख रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने भी, किस 2017 से लेकर 2025 तक सारे टैक्स को एक साथ इकट्ठा करके जी एक जीएसटी लागू किया गया था 2017 में। उससे पहले 10 साल तक उनकी सरकार थी, अलग अलग टैक्सेस लगते थे। 18 तरह का इंस्पेक्टर जो है वो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर की छाती पे, उसके घर पे घुसा रहता था। कैस्केडिंग इफेक्ट की मार जो है उपभोक्ता झेलता था। जिन लोगों ने 10 साल तक सरकार में ये सब जनता को दंश दिया था, वो उस सुधार पर टिप्पणी करने का अधिकार कहां से प्राप्त करते हैं? और देश की जनता ने इसको देखा है। लोकतंत्र में देखिए सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? चुनाव होता है। अगर माननीय मोदी जी का निर्णय देश के हित में और देशवासियों के अनुकूल नहीं होता ना, तो तीसरी बार लगातार इतने बड़े बहुमत के साथ में देश की जनता जो है उनको आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री नहीं बनाती। जी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि उनका आइडिया, आजकल उनको बहुत चीजें लग रहा है चोरी हो रही हैं, लेकिन उनको लग रहा है आइडिया भी चोरी हो रहा है उनका। देखिए कोई आइडिया, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। उन्हीं की रिजीव में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, वो धरातल पर पहुंचते पहुंचते 15 रुपए बच जाता है। उन्होंने पैसे में कहा होगा 100 पैसे भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते। जी 85% ड्रेन हो जाता है। ड्रेन हो जाता है, ये वो एक्सेप्ट करते थे। फाइलें उठा करके देखिएगा, कभी एक्सेस मिलेगा तो उस समय भी इस पर विचार हुआ था कि इसका समाधान क्या हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं हुआ था। समाधान करने की चेष्टा भी नहीं की गई थी, और कुछ जितनी की गई थी वो भी कर नहीं पाए थे, क्योंकि साहस नहीं था। राजनीतिक डर इतना था कि कुर्सी छिन जाएगी, इस डर के मारे नहीं कर पाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लेकर के देश के हर आदमी का बैंक का खाता खुले और डिजिटाइजेशन की ताकत से दुनिया को सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत को बना दिया, बिचौलियों को समाप्त कर दिया। अब वो ये कहें कि ये आइडिया हमारा चोरी कर लिया।
तुम आइडियाज के साथ में रात भर स्वप्न देखो और उनके डर के मारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ और कोई आकर के आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दे तो धन्यवाद देना चाहिए ना। जी, हमने उनके आइडिया को अगर वो मानते हैं भाई, अगर वो मानते हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, आपने हमारा आइडिया इम्प्लीमेंट कर दिया। चलिए, एक बार भी साहस के साथ में खड़े होकर के उन्होंने धन्यवाद दिया क्या? नहीं, पर एक बात तो बहुत साहस जब के साथ जीएसटी लागू किया तो उन्होंने कहा कि जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स है। जीएसटी की शुरुआत की लेकिन बात एक कहाँ बात हुई? तो बहुत साहस के साथ कहते हैं, वो कहते हैं वोट चोरी करा है आप लोगों ने। वो हर दूसरे दिन कहते हैं, कह रहे वोट चोरी करा है। वो कुछ आंकड़े भी लेकर आ जाते हैं। नहीं, मैं तो अभी इस पर विचार कर रहा हूं। हम कुछ लोग बैठ करके सोच रहे हैं कि अब अगला वो क्या बात करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव तक वो ईवीएम पर बात करते थे, उसके बाद में वो ईसीआई पर बात करते थे, उससे पहले वो कुछ और विषयों पे बात करते थे। अब की बार वो वोट चोरी तक पहुंचे। अगली बार क्या बात करेंगे, अपने तो चिंता उस पर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात को देश गंभीरता से नहीं लेता, ये सिद्ध हो चुका है। उनकी बात को लोग मजाक समझ करके उड़ा देते हैं। उनकी बात में कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई लॉजिक नहीं है, देश सारा जानता है। आपको लगता है वोट चोरी मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस उस पर बहुत दमखम के साथ लगी हुई है? नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की मजबूरी है कि नेता जो कहेगा उसके उसी राग में राग उनको मिलानी पड़ेगी, सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। लेकिन देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानती है और पहचानती है। मैं तो इतना कहूंगा कि संविधान को जेब में रख करके हम संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं कर सकते। उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है। संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो मजबूत करना पड़ता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना संविधान का अपमान करने के बराबर है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी निरंतर कर रहे हैं। कभी वो न्यायपालिका पे प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे खड़ा करते हैं, कभी वो जांच एजेंसियों पे खड़ा करते हैं। पहले आपको याद होगा पिछले चुनाव के समय में रफाल्स को लेकर के उन्होंने कितने बड़े बड़े आजकल तो वो बम भी फोड़ रहे हैं। जितनी टोटल डील नहीं थी उतनी से ज्यादा बड़ी डील। आप तो राजस्थान से आते हैं, पोखरण भी जाते रहते होंगे। वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे दूसरे नंबर, पहले इंदिरा गांधी ने करा, फिर अटल जी ने वहां पर परमाणु लोकसभा क्षेत्र आप ही का लोकसभा क्षेत्र है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम। देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश करते हैं और मोदी जी की सरकार पाकिस्तान में आतंकवादियों के किलों को ढहाने के लिए बम फोड़ती है। ये फर्क है, और ये फर्क देश की जनता बहुत स्पष्ट निगाहों से देखती है। उनको दिखाने की और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, एक अगला इंपॉर्टेंट विषय है कि प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिवस। जी, वो कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के दुष्प्रयास करते हैं, और हम देश का सम्मान बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, देश के दुश्मनों का सफाया करने के लिए इस तरह से करें। देश की जनता जानती है, पहचानती है, देखती है, तभी तो वो हाशिए पर सिमटते हैं। अब कहीं एक कोने में रह गए हैं। जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 17 सितंबर गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था। व्हाट इज योर मोदी स्टोरी यू वांट टू शेयर हियर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में लंबे समय से काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी चलती फिरती विश्वविद्यालय हैं। जब कभी भी उनसे मिलने का अवसर मिला है, चाहे किसी को भी, अगर वो अपने दिमाग की खिड़की खुली रख करके मिलता है तो वो वहां से कुछ न कुछ सीख करके आता है। वो अपने हर वाक्य से, अपने हर सुझाव से, अपनी हर समीक्षा से, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा और आप अपने शेयर करना हर चाहेंगे? बातचीत से वो कुछ न कुछ आपको अवश्य रूप से सिखाएंगे। अनेक विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी विषय को वो कितनी गंभीरता के साथ में पकड़ते हैं। मैं जब सांसद था, एक बार उनके पास में अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी विषय को लेकर के गया था। मैंने विषय एयरपोर्ट के एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ विषय था, मैंने विषय उनके सामने रखा। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी मुझे क्रोनोलॉजिकली ये सब चीज लिख करके दे दो। 10 मिनट का समय था, मेरी बात तो लगभग 45 सेकंड में समाप्त हो गई थी। उठने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि बैठो, और क्या कर रहे हो? मैं उस समय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने एक जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हम लोग कुछ विषयों को लेकर के शोध करना चाहते थे। और हमने देश के दुनिया भर के ऐसे बच्चों से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनसे कहा था कि देश की सरकार और प्रदेशों की सरकारें जो डिफरेंट स्कीम्स चलाती हैं, योजनाएं चलाती है,
उन योजनाओं को आपस में जोड़ करके बेटर तरीके से सिंक्रोनाइज करके अच्छे रिजल्ट्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस पर हम स्टडी करें। जी, हमने शॉर्टलिस्ट करके लगभग 2000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया था, उसमें से 350 लोगों को हमने साथ जोड़ा, जिसमें देश के हर आईआईटी, हर आईआईएम, हर एम्स, हर नैनएलयू, हर प्रदेश और देश के फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थी थे। सब लोगों ने उस पर काम किया, 3-4 महीने एक्सरसाइज की। हमने डिफरेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, उस सेक्टर्स पे लोगों ने काम किए, उन्होंने जो है और अपनी तरफ से उस पर आइडिएट किया, उसको आगे बढ़ाया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं। उन्होंने तुरंत अपने दोनों सहयोगियों को बुलाया और उनसे कहा गुजराती में कि ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है, एक बार इसको समझिए। मुझे लगा, मैं नया नया संसद में आया था, मुझे भी लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा समझिए, पीएम ऑफिस में कभी 5-10 दिन बाद इनको याद आएगी। मैं अपना बाहर निकल के भोजन करने जा रहा था, मुझे फोन आया कि आप कहाँ चले गए। मैंने कहा साहब रोटी खाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप वापस आओ। तो मैंने कहा मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। कि नहीं, आप आकर के ऐसे ही एक्सप्लेन करो। मैंने एक्सप्लेन किया 1 मिनट 10-15 मिनट में। तो उन्होंने कहा इसको आप मुझे लिख करके भेजो, भेज दिया। और उसके बाद में दूसरे दिन मुझे सूचना मिलती है कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि आपको पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, जहां बीजेपी के सारे लोकसभा राज्यसभा के सांसद होते हैं, उन सब के साथ में सामने आपको प्रेजेंटेशन करना है। मैंने प्रेजेंटेशन किया। प्रधानमंत्री ने खुद उस प्रेजेंटेशन पर अपना वक्तव्य 10 मिनट तक उसकी भूमिका रखी। उसके बाद में उसको कंक्लूड उन्होंने खुद ने किया। एक नए सांसद जिसकी दिल्ली में कोई पहचान नहीं है, उसके किए हुए काम को किस तरह से महत्ता देना और उसकी उपयोगिता को पूरी संसद के सारे सदस्यों के सामने सिद्ध करना। सब अपने व्यक्ति की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जो हुनर उनका है, उन्होंने उनको नरेंद्र मोदी बनाया है। जी जी जी, बिल्कुल आखिरी राउंड है और समय भी बिल्कुल समाप्त हो गया। तो एक एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा। रैपिड फायर राउंड है और आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल सवाल है आपके लिए बिल्कुल। बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी है या तेजस्वी यादव है आपकी राय में? चूज वन। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। ओके। राहुल गांधी जी बेचारे हो गए हैं। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। बिहार के परिप्रेक्ष्य में सीट डिवाइड होंगी तब देख लेना कौन है। जी जी जी, जीएसटी रिफॉर्म जरूरी या मजबूरी, चुनावी मजबूरी बिहार की? देश के लिए आवश्यक है। देश के लिए आवश्यक है। और आखिरी पॉइंट, जेनजी पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहां ना बन जाए। देश का भविष्य और भारत का जेनजी जिस तरह से देश के विषयों को लेकर के जिम्मेदार है, पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव, ये इस बात का परिचायक है। पर राहुल जी को जेनजी से ही उम्मीद है। उसके परिणाम इस बात से परिचायक हैं कि देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। देश का, पर राहुल गांधी को जेनजी से उम्मीद है काफी। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय मंत्री।